हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3 लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपके यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की प्रिपरेशन कराई जाती है और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ही नहीं, सीएचओ प्लस जो भी आपकी नर्स से रिलेटेड क्लासेस रहती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलती हैं। इवन जो ये मैं सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ, जो भी ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ये क्वेश्चन हर एक नर्स वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये क्वेश्चन हैं ये हैं प्रॉपर तरह से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम मतलब महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए। जो आपका एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था, आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे। मैंने उसमें आपको समझाया था कि आपका एग्जाम जो है वो मई जून में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम की डेट जुलाई, अगस्त या सितंबर के बीच में ही रहने वाली है। कोई भी उसके पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मई में भी हमारे मई में सबको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम है, प्लस उसी टाइम पर आपका टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है। तो कई सारे एग्जाम्स अभी मई में लगे हुए, इस वजह से आपका मई में नहीं होगा। जून में भी बहुत सारे लोग हर एक जगह जगह पे बिजी हैं, प्लस आरओ के भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उसमें ऑफिसर्स को काफी बिजी कर दिया गया है। इस वजह से आपका भी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का एग्जाम ये जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके बीच में ही लगेगा। उसके पहले आपका एग्जाम होने का कोई संभावना नहीं है। ये आपको क्लियर कट बता दे रही हूं। प्लस आप सभी को प्रिपरेशन अगर करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे आपके, इतना प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मैं ये बोलूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना के दे दी है इसी नर्स वाली क्लासेस की, तो आप वहां पर जा करके जितने भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं सारे क्वेश्चन की वो सीरीज देख डालो। मैंने अलग से भी एक एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें काफी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो, जब आपका एग्जाम होता है, थोड़ी देर हम बस ये टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तब फिर उसके बाद हम ये सेशन शुरू करते हैं। जब आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से इतने ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए? तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का पूरा बंडल है वो लेकर के मैंने आपको देना है। धीरे 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 करके मैं आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका विद इन 2 मंथ पूरी जितना भी आपका टाइमिंग बचा हुआ है पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करा दूंगी, क्योंकि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में एग्जाम होना है। हम जुलाई के पहले ही पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सेशन चलता है। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 एंड 2 दिया है और प्रैक्टिस सेट 2 का भी पार्ट 1 एंड 2 दे दिया है। आप फटाफट से जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर लो। प्लस जो एडिशनल बेटा कुछ टॉपिक को भी मैंने एक्सप्लेन किया है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और मैंने वो वीडियो भी प्रोवाइड किया जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर जानना है, स्टडी मटेरियल लेना है, इन सब के लिए आपको यहां पर बने रहना है। सब्सक्राइब कर लो, इन केस कभी भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके तक वो मैसेज पहुंच जाए कि यस मैम ने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, तो इतना कुछ इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको बताना था। मैं आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस बताती हूँ वो सारा एनालिसिस करके बताती हूँ। पहले कई सारी महिलाओं का हुआ है, मतलब मेरी तो दीदी ही फिलहाल मैं बोलूंगी, दीदी और ये मैम, इन सब का बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं आप सभी को भी चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। घर बैठे कुछ नहीं होना है, इतना ध्यान रखो, ठीक है? तो महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, उसी के जुनून में मैं यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ और पूरा यहाँ पर एक एक स्टडी करके ही लेके आती हूँ। कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात आपको ये बताएंगे कि जितने भी यहाँ पर चीजें समझाती हूँ ना, उनको विद एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ, जिससे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन के आंसरों की प्रिपरेशन होती रहे। जैसे अगर यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड हम पूरी एक थ्योरी बताते हैं, जिससे कि अगर कोई और क्वेश्चन भी पूछा जाए उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वहां पर पता हो, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफी बातें हो गई हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्लियर कट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो बस आपको अपना एक बार जो यहाँ पिक्सल है एक बार ऊपर सेटिंग पे जा करके थोड़ा एमबीज अपनी बढ़ा लेना, केबीज अपनी बढ़ा लेना, तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कट साफ दिखने लग जाएगा। एचडी कर लेना, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो ना ही इंग्लिश वालों बच्चों को प्रॉब्लम होगी और ना ही हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी। इन केस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो फिर आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि न्यूली रिलीज्ड ह्यूमन एग्स कंटेन, मतलब नए मुक्त मानव अंडे में होते हैं। अब देखो,
जैसे मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में कई सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। 23 जोड़ी का मतलब हो गया हमारे 46 टोटल गुणसूत्र पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें 22 मतलब 22 जोड़ी, मतलब 44 जो क्रोमोसोम्स हैं वो सभी में इक्वल होते हैं, मतलब वुमेन्स में और मेंस में दोनों में 22 जोड़ मतलब कि 44 गुणसूत्र जो हैं वो दोनों में सेम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं। और इसको हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक है, इनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे जो ये 23 बचा, मतलब जो ये 23वां जोड़ा बचा, मतलब कि ये जो 46, 45, 46 जोड़ा बचा, ये गुणसूत्र असमान होते हैं, मतलब हम दोनों में सेम नहीं होते हैं। उसमें क्या, जैसे हमने बोला पुरुष में बेटा होता है एक्स वाई, ठीक है, और स्त्री में होता है एक्स एक्स। ये गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तभी हमारे यहाँ बच्चे हमारे पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, बच्चे बॉर्न होते हैं, क्यों, क्योंकि ये गुणसूत्र हमारे काम करते हैं। तो एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं पुरुष और महिला में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि नए मुक्त मानव अंडे में क्या कितने होते हैं। तो अगर वो जो अर्धसूत्रीय विभाजन मतलब कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा, तो उसमें बोला गया है कि नए मुक्त मानव अंडे में क्या होता है। तो देखो, नए मुक्त मानव अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम, कैसे, देखो हमने आपको बताया कि एक्स वाई पुरुष में पाया जाता है और एक्स एक्स महिला में पाया जाता है। तो देखो ये दोनों तो हमने आपको बता दिया ये असमान होता है, 23वां जोड़ा असमान होता है, लेकिन और जो हमारे 22 जोड़े होते हैं वो सेम होते हैं, एक्स एक्स। तो अगर आपका नॉर्मल, यहाँ पे ना ही मनुष्य लिखा है कि मतलब ना ही कोई पुरुष लिखा है और ना ही महिला लिखा हुआ है, नॉर्मल मानव अंडे के बारे में पूछा गया, ह्यूमन एग के बारे में पूछा गया है, तो आप एक्स एक्स गुणसूत्र लगाएंगे, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम लगाएंगे। तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गंभीर निर्जलीकरण के संकेत और लक्षण क्या है। मतलब कि जब आपके अंदर डिहाइड्रेशन होने लग जाता है तो उससे कौन कौन से सिम्टम पता चलते हैं, क्या क्या हमारे अंदर चीजें पता होने लग जाती हैं। तो देखो, अगर हम आपको बोले तो जब भी बहुत ज्यादा मतलब पानी की कमी होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, तो उस टाइम पर देखो मूत्र के आउटपुट में कमी हो जाती है, मतलब आप वॉशरूम काफी कम यूज करोगे, प्यास काफी ज्यादा अधिक लगती है और शरीर का सूखा पड़ना, काफी सूखा हो जाता है। संकिन फॉन्टेनल मतलब का बहुत, हाँ, जो मतलब ये जो लक्षण होते हैं ना, ये ज्यादातर आपके शिशुओं में दिखाई देते हैं, मतलब उंगली बिल्कुल ऐसे होने लग जाती है, सुकुड़ने जैसे लग जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं संकिन फॉन्टेनल। मतलब कि फॉन्टेनल का मतलब ही होता है सिकुड़ना। तो ये ज्यादातर लक्षण जो है वो शिशुओं में ज्यादा दिखाई देते हैं, जो कि काफी कमजोर होते हैं, ठीक है। तो संकिन फॉन्टेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विटामिन ए की बूंदें 6 से 9 खुराकों में बच्चों को मुंह से दी जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयु की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल कि 1 लाख आयु की जो पहली खुराक है वो किस एज में बच्चों को दी जाती है, तो वो है 6 महीने में। मतलब वे क्षेत्र जहां नवजात शिशुओं, महिलाओं और बच्चों में विटामिन ए की समस्या बहुत बड़े लेवल पर होती है, वहां पर जो चिकित्सा है, चिकित्सा नीति के तहत सप्लीमेंट के रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है। वे क्षेत्र जहां 24 से 59 मतलब 24 से 59 महीने के बच्चों में रतौंधी 1% या इससे अधिक हो जाता है, या जहां 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों में विटामिन ए की कमी 20% या इससे अधिक हो, वहां पर विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये आपको 6 महीने याद रखना है कि 6 महीने की उम्र में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज को मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए लाया गया, किस प्रकार के आई ड्रॉप्स की सलाह दी जानी चाहिए। तो अगर कोई मरीज मोतियाबिंदु है उसको, तो देखो मोतियाबिंदु जो है उसमें क्या होता है, हमारी जो प्यूपिलरी फैलाव होता है, जो हमारी आंखों के अंदर होता है, वो काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया है कि कौन सी उस टाइम पर ड्रॉप दी जाती है, तो उस टाइम पर आपको माइड्रिएट्रिक, आपको ये ऐसे याद रखना है कि माइड्रिएटिक्स जो है इस ड्रॉप को दिया जाता है जब मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उस टाइम पर, ठीक है। इतना याद रखना, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, दवाइयों के बारे में पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो क्या दीदी हैं आप लोग। नेक्स्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट वियोजन की श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है।
मतलब व्हाट कम अंडर कैटेगरी 1 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब जो जैव चिकित्सा होती है उनके अपशिष्ट वियोजन की जो श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है। तो वहां पर मानव शरीरगत अपशिष्ट, मतलब जितना भी मानव से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब उसमें है। जैसे कि जो मानव शरीर अपशिष्ट जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एक प्रथम श्रेणी होती है, और मानवीय शारीरिक अपशिष्ट जैसे कि अगर हम बात करें टिश्यूज हो गए, हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, शरीर के जो भी आपके इधर एक्स्ट्रा मटेरियल्स हो गए, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सारी हैं। इन सभी को पीले रंग की कुछ ऐसी प्लास्टिक की थैलियां होती ना, उसमें इन सारे अपशिष्ट पदार्थों को रखा जाता है, और इन अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिए भस्मन या फिर प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गहरे गड्ढे में दबाने की प्रक्रिया के द्वारा इसको किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में अलगाव सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। तो मानव शरीरगत अपशिष्ट जो है वो वियोजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि परिपक्वता के पश्चात उल्वीय द्रव का रंग कैसा होता है। तो गर्भकाल जब होता है ना, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उसके टाइम पर शिशु गर्भ के भीतर द्रव से भरे थैले के अंदर सुरक्षित रहता है, मतलब अंदर लिक्विड रहता है, उसमें बच्चा काफी सेफ रहता है। और इस थैले में एमनियोटिक थैली और इनमें भरे द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और ये द्रव जो है ये शिशु को चोट नहीं लगने देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, और गर्भाशय में टेम्परेचर को अच्छे से बनाए रखता है, और शिशु के जो फेफड़े हैं, पाचन तंत्र है, उन सभी की हेल्प करता है। ठीक है, उनका परिपक्व बनाना, हेल्दी बनाना, उनकी हेल्प करता है ये जो द्रव है। ये बेसिकली इसका गहरा रंग होता है सुनहरा पीला कलर। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा सुनहरा पीला कलर, मतलब सी नंबर आंसर सही है। पीला नहीं, काफी ज्यादा डार्क होता है ना, तो इस वजह से हम गोल्डन येलो बोलेंगे, सुनहरा पीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा कितनी होती है। गर्भाशय में जो भ्रूण मतलब हृदय गति जो है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो अगर हम हृदय गति की बात करेंगे तो 60 से 72 बार धड़केगा। ठीक है, और ये कई सारे ऐसे मतलब कारक होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, डर रहे हो, कोई इमोशनल चीजें हो रही हैं, तो उस टाइम पर जो ये हार्ट बीट हमारी होती है वो 110 से 160 बीट्स में चलने लग जाती है पर मिनट। अगर बहुत ज्यादा कोई हैवी काम कर रहे हो, नॉर्मल अगर रह रहे हो तो आपको 60 से 72 बीट्स पर मिनट पे चलता है ये। ठीक है, लेकिन कोई हैवी काम कर रहे हो तो 110 से 160 के बीच में ये बीट्स पहुंच जाती है। तो 3 महीने का अगर बच्चा है तो 3 महीने तक के बच्चे की हृदय गति जो है वो 100 से 150 बीट पर मिनट तक की होती है, क्योंकि वो काफी एक्टिव होता है ना उस टाइम पर। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब 100 से 150 है ना, तो 110 से 160 उसके बीच में आ रहा है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इनमें से किस समस्या का कारण बन सकता है। तो देखो, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है ये गर्भवती महिलाओं में होने वाला एक विकार होता है, और इसमें गर्भवती महिलाओं को काफी बार उल्टी होती है, जी मचलाता है, वजन में कमी होने लग जाती है, निर्जलीकरण की शिकायत होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, महिलाओं में कीटो एसिडोसिस की शिकायत होने लग जाती है। कीटो एसिडोसिस की शिकायत होने लग जाती है। नेक्स्ट है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, देखो अभी ऊपर आया था, तो ये है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता जो है वो है कोर्साकोफ्स साइकोसिस। अच्छे से पढ़िएगा इनकेस नहीं समझ पा रहे हो तो। कोर्साकोफ्स साइकोसिस होती है ये कोर्साकोफ साइकोसिस थाइमीन की कमी से होती है, याद रखिएगा, और एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल गंभीर समस्या हो जाती है। ज्यादातर पता है कहाँ होती है, जो शराबी लोग होते हैं ना उनमें ज्यादा होती है, मतलब पीड़ित व्यक्ति की स्मृति में कमी और ये सारी चीजें समस्या होने लग जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो आंसर इसका सी नंबर सही है। नेक्स्ट है कि इनोकुलेटिंग लूप विसंक्रमित किया जाता है। तो इनोकुलेटिंग लूप जो होता है ना उसको विसंक्रमित किया जाता है, मतलब उसको संक्रमण से हटाना होता है, उसमें ज़्यादा कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। उसको कैसे, हॉट एयर ओवन, जैसे हम करते हैं ना कि पानी अगर हम पीते हैं तो बैक्टीरिया हटाना तो उसको गर्म कर लेते हैं, तो वैसे ही जो वो लूप होता है उसको एक बड़े से हॉट एयर ओवन के द्वारा इनोकुलेटिंग लूप को गैस बर्नर की लॉ के माध्यम से एक अच्छे से स्टेरिलाइज किया जाता है, अच्छे से उसको साफ किया जाता है। और ये प्रक्रिया बेटा तब तक होती है जब तक कि तार की पूरी लंबाई गर्मी से नारंगी ना हो जाए।
ठीक है। और इस तरह से तार पर सभी संदूषक जो भी मतलब ये दूषित पदार्थ हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और एक बार निष्फल होने के बाद लूप को कभी भी नीचे नहीं रखना होता है, क्योंकि वो फिर से दूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई हॉट एयर ओवन, मतलब हॉट एयर ओवन, गर्म एयर ओवन, ओवन मतलब वही समझ रहे हो सभी लोग। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर का संबंध किस सूक्ष्म जीव से है। देखो, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो गर्भाशय में सेल्स मतलब जो कोशिकाएं होती है ना, उनकी अनियमित वृद्धि की वजह से, मतलब बढ़ने लग जाता है ना, उनकी वजह से होती है। तो एचपीवी वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये होता है। इनमें क्या होता है, योनि से असामान्य रक्तस्राव होने लग जाता है, काफी ज्यादा मतलब रक्त बहने लग जाता है। तो मानव पैपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हेपेटाइटिस ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है। देखो, हेपेटाइटिस ओरल फीकल मार्ग जो है, हेपेटाइटिस ए जो है, ये मुख्य रूप से ओरल फीकल मार्ग द्वारा प्रेषित होता है, अर्थात जब एक असंक्रमित व्यक्ति जो है वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या संक्रमित व्यक्ति के दूषित वस्तुओं या भोजन या पानी का सेवन करता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। तो इनमें यौन संपर्क भी शामिल होता है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस ए हमारा ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का कार्य विधि क्या है। तो देखो, हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी जो उपकरण हैं ये ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। याद रखिएगा, इसका जो ये वाला ऑप्शन है ना, सेकेंड ऑप्शन, ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट, काफी वहां पे ऐसा कोई म्यूकस लिक्विड जैसा होता है ना, वो काफी चिपचिप होने लग जाता है, तो उसको काफी वो बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रीक्लैम्सिया में सबसे उपयुक्त औषधि क्या है। देखो, प्रीक्लैम्सिया क्या है, ये प्रथम गर्भावस्था के दौरान पे ये मतलब ये प्रीक्लैम्सिया मतलब मात्र दौरा एक होता है, वो होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है जब प्राइमरी पहला गर्भावस्था होता है। तो कुछ महिलाओं में ये समस्या प्रत्येक प्रेगनेंसी में देखी जाती है, मतलब कुछ में होता है कि हर एक प्रेगनेंसी में ये होता है, और ज्यादातर ये आमतौर पर उन महिलाओं में होता है जिनका रक्तचाप सामान्य होता है। ये 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है और सामान्यतया इसका कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है, और उच्च रक्तचाप या मूत्र में प्रोटीन इसके लक्षण होता है, और इनके उपचार के लिए मैग्नीशियम सल्फेट सबसे उपयुक्त औषधि होती है। तो अगर ऐसा कोई समस्या होता है ना, तो मैग्नीशियम सल्फेट जिस भी दवाई में होता है वो दवाई उनको खिलानी चाहिए। नेक्स्ट है कि गर्भ के 8वें माह में लेटरल फॉरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है। तो देखो, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फॉरनिसेज में बढ़ा हुआ पुशेशन ऑसिडिएंडर, मतलब कि जो ये ऑसिएंडर है ये लक्षण क्या है हम आपको बताते हैं। जो गर्भावस्था होता है ना, गर्भावस्था का 8वां महीना, उनमें बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है, और इस महीने में बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े और मस्तिष्क का विकास प्रगति पर रहता है। तो वही चीज लिखी हुई है कि 8वें माह में लेटरल फॉरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है। तो बढ़ा हुआ पल्सेशन बेटा बताता है ऑसिएंडर लक्षण, ऑसिएंडर लक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि प्रति मिनट होती है। तो सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि 120 से 160 के बीच में होती है, 120 से 160 प्रति मिनट होती है, लेकिन 140 यहाँ पे पास में है तो उसको ही हम लगाते हैं। कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये हमारा यहाँ पर रिफेम्पिसिन, ये रिफेम्पिसिन औषधि ऐसी है जिसको लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है, और इस दवा का उपयोग कर रहे रोगियों में यह अपेक्षित है। इस दवा का वितरण पूरे शरीर में अधिक होता है, जो मस्तिष्क, मेरु द्रव सहित कई अंगों और शरीर के तरल पदार्थों में प्रभावी सांद्रता तक पहुंचता है। पदार्थ स्वयं लाल होने के कारण इसका वितरण लाल रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है बेटा, ये दवाई लेने पर कौन सी, रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन दवाई लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है, पैरासीटामोल का विषनाशक क्या है। पैरासीटामोल जो आती है, इसका विषनाशक मतलब जो इन्फ्लुएंजा है उसके उपचार के लिए उपयोग में जो लाया जाता है एंटीवायरल दवाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसेल्टामिविर। ठीक है, और इस दवाई का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब स्वाइन फ्लू होता है उसके इलाज के लिए। ठीक है, तो जो ये ओसेल्टामिविर एंटीवायरल दवा है जो इन्फ्लुएंजा ए और बी के रोगियों के लिए निर्धारित की जाती है, ये गंभीर स्थिति में रोगियों को दी जाती है। ठीक है, तो ओसेल्टामिविर जो है, ये ओसेल्टामिविर दवाई के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे मतली होना, सिरदर्द होना,
काफ़ी दस्त आना, सर चकराना, ये तो ओसेल्टामिविर दवाई मौखिक रूप से गोली या तरल के रूप में ली जाती है और इसका आंसर बी नंबर सही है। इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए विषनाशक कौन सी है? ओसेल्टामिविर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसव के बाद माँ में कौन सी दवा लैक्टेशन दमन का कारण बनती है? तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, ब्रोमोक्रिप्टिन दवा या औषधि का उपयोग देखो यहां पर एक होता है पोस्ट नेटल, शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक होता है पोस्ट नेटल माता और एक होता है प्री। मतलब पोस्ट मतलब जब वो माता हो जाती हैं, माता पोस्ट नेटल माताओं में लैक्टेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई माता हो गई और तब भी बार बार वो मतलब मिल्क निकल रहा होता है, आप लोग समझ जाइए भाई, ठीक है। मतलब कैसे में ऐसे क्लियर कट बोलना पड़ जाता है मुझे, वैसे महिलाएं हो हमको बता देना चाहिए, ठीक है। पोस्ट नेटल माताएं मतलब जिनके अंदर वो दूध रुकता नहीं है, ठीक है, उनमें लैक्टेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये ब्रोमोक्रिप्टिन है ये एक डोपामीन रिसेप्टर दवाई है। ये दुग्ध के जो श्रावण है ना उसको रोक देता है, जिससे प्रोलैक्टिन या का श्रावण जो है वो रुक जाता है, मतलब दूध का श्रावण रुक जाता है, दूध उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये ब्रोमोक्रिप्टिन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्षय रोग रोधी औषधि 8वीं क्रेनियल तंत्रिका को क्षति पहुंचा सकती है? तो यहां पर है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिस इसका पूरा नाम है और ये बेसिकली क्या करता है, ये सभी एंटी जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, ये मेन ड्रग अगर बोला जाए तो ये मेन ड्रग्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस वाले, और इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिस दवाई जो है ये 8वें कपालीय तंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर सकती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह की एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग तपेदिक में किया जाता है और इसका इस्तेमाल जीवाणु का विकास रुक जाता है इसके इस्तेमाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? तो देखो डीपीटी जो है ना, वो डीपीटी का टीका वैक्सीन को जो भी मानव की मांसपेशी होती है ना वहां से दिया जाता है, ठीक है। इसका टीकाकरण जो है ना वो 4 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों की जो अंडकोशीय जांघ होती है ना उनमें, और 2 से 6 महीने के बच्चों हैं तो उसमें डेल्टाइड पेशी में दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि बम वगैरह पे लगाना। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा है। तो देखो ये आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर है एडीज। एडीज मच्छरों की एक प्रजाति है, सभी मच्छरों की तरह की इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा है, एक अंडा आता है, अंडा, एक आता है लार्वा, ठीक है, एक आता है प्यूपा, एक आता है वयस्क, ठीक है। एडीज मच्छर प्रायः पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होते हैं और एडीज मच्छर नम मिट्टी पर अपना अंडा देते हैं और ये कई महत्वपूर्ण रोगों जैसे फाइलेरिया, चिकनगुनिया, पीत ज्वर है, ये इन सबके वाहक होते हैं। जबकि जो एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, ये सब पानी पर अंडे देते हैं, लेकिन जो एडीज है वो हमारा मिट्टी पर अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होगी? जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा 66 होगी। तो शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए बच्चों 66। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन की आईसीडीएस योजना में परिधीय कर्मचारी हैं। तो आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इस योजना में परिधीय कर्मचारी हैं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता। याद रखिएगा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण वर्ग का देखभाल केंद्र है, सभी को पता होना चाहिए, और इसकी शुरुआत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के द्वारा ही करी गई थी और इनके अन्य कार्यों में शामिल हैं जैसे कि सभी परिवारों का नियमित रूप से सर्वेक्षण करना, स्कूल गतिविधि का आयोजन करना, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, उनकी देखभाल करना, ये सब शामिल है। तो ये परिधीय कर्मचारी ये जो योजना है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा कितनी है, मतलब कि कान जो है आपका वो कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो वो बच्चों 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। मतलब कि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की हो, उनके बीच में हो, उनको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकते आप, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं करती, वहां तक नहीं पहुंचती हैं। और मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि मानव शरीर में को कौन आकार और सहारा देता है? तो मानव शरीर को बोन्स, हड्डियां ही भैया सहारा और आकार देती हैं, है ना, हमारी हड्डियां ही हैं हमारा सहारा, और तो कोई दुनिया में है नहीं।
हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है और स्तनधारियों में इसके 4 भाग दायां, बायां, आलिंद और निलय होता है। ठीक है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो हथेलियों, तलवों को छोड़कर पूरे शरीर को ढके रहता है। मांसपेशियां हड्डियों को ढककर शरीर को एक सुदृढ़ आकृति देती हैं और लिगामेंट एक संयोजी ऊतक होता है जो 2 अस्थियों को जोड़ता है तथा टेंडन अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बोन्स मतलब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो वो हार्मोन है रिलैक्सिन। गर्भावस्था के कॉर्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन है। यह हार्मोन प्यूबिक सोमफाइसिस को मुलायम करता है और गर्भावस्था को सिकुड़ने से रोकता है और यह गर्भावस्था ग्रीवा को चौड़ा भी करता है। नेक्स्ट है कि रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुषिरता की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इसलिए कि वहां पर ये देखो, जो यहाँ पर अस्थि सुषिरता का मतलब होता है हड्डी का रोग। ठीक है, ये हड्डी का रोग होता है जिसमें हड्डियों के फ्रैक्चर जो हो ना उसका खतरा होने लग जाता है कि मतलब हड्डी कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रैक्चर हो जाए। और एस्ट्रोजन हार्मोन से हड्डियां सुरक्षित रहती हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। तो महिलाओं में 40 से 50 वर्ष के बीच भी रजोनिवृत्ति होती है और जिससे उनमें एस्ट्रोजन के स्तर की कमी होने लग जाती है और उसके द्वारा महिलाओं के अस्थि शिशुरता होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो एस्ट्रोजन के स्तर में कमी की हम बात करेंगे। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण बच्चों राइबोसोम में होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं और प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। और प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। ओके, फिर एक और पॉइंट हम नोट आपको एक यहाँ पर लिखवा देते हैं, लिखना है तो लिख लो। क्वाशियोरकर नामक रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से ही होता है और ये स्थिति लगभग 12 माह की आयु में होती है जब माँ के दूध की अनियमितता होती है। ठीक है, और जिन बच्चों को ये रोग हो जाता है उनकी बाजू और टांगे काफ़ी ज़्यादा पतली होने लग जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर हो जाती है और मानसिक मंदता भी उत्पन्न होने लग जाती है। ये प्रोटीन आया इस वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बता दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक रोग होता है। जब माता पिता दोनों जीन में वाहक हो तब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, अर्थात उनके बच्चों में भी सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा रोग बताओ जो मम्मी पापा से होता हो तो वो होता है सिकल सेल एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस रोग का वाहक जीन जो है ये देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी ही। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है ये है ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग। ठीक है, ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग मतलब दोनों में। यूनिसेफ का पूरा नाम, इस तरह के क्वेश्चन फुल फॉर्म तो देखो पूछी जाएंगी, 2 से 3 फुल फॉर्म आ सकती हैं, 1 से 2 फुल फॉर्म आ सकती हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये बेसिकली इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर को 1946 मतलब 1946 को बनाया गया था और पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक एक थे, उन्होंने इसका गठन किया और बेसिकली ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। तो इसका भैया पूरा नाम हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, क्योंकि ये पहले इसका नाम यही था और अभी हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर देखो, जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना, उसका है यहाँ पर ये ग्लूटारल्डिहाइड और दूसरा हमारा है सेवलॉन। ये दोनों जो है ये आपके फर्नीचर साफ करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब
देखो बीटाडीन है, बीटाडीन किस में आपका काम करता है? बीटाडीन तो घाव वगैरह में यूज़ किया जाता है ना। तो इस वजह से हम आपको बोलेंगे कि सभी धातु जो भी आपका यहाँ पर ये दोनों है ना, ये दोनों फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी साफ करने के दूर कर देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है जो आपदा प्रमुख मनोरोग है वो आपात स्थिति नहीं होती हैं। आपदा का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, जिससे उबर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे होता है। जबकि बलात्कार, आत्महत्या और दुख प्रतिक्रिया मनोरोग आपात स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर आपदा है, इसको छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक स्थितियां आपात स्थितियां हैं। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती? गैस्ट्रिक मतलब जो गैस रिलेटेड जो ग्लैंड है ना वो किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? तो जो ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं ये उदर की दीवार में मतलब पेट की दीवार में मौजूद होती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं, ठीक है, जठर रस देती हैं ये। तो ये स्टमक हो गया। नेक्स्ट, उधर को हम पेट बोलते हैं। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकेंडरी में आता है। माध्यमिक रोकथाम के अंतर्गत बीमारी का जल्दी पता लगाने, निवारण उपाय और शीघ्र निदान और उपचार को तैयार करने या पहले नैदानिक रोकथाम को शामिल किया जाता है। माध्यमिक स्तर का अर्थ नैदानिक रोग के परिवर्तन को रोकने के लिए उचित उपचार के माध्यम से है। अतः रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आती है। तो ये सेकेंडरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यहां पर लिखा हुआ है कि जो हवा है, हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? देखो उसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण क्षमता, मतलब कि वाइटल कैपेसिटी। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फेफड़े से बाहर वो सांस निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शरीर में द्रव संतुलन करने की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो देखो वो हमारी है सबसे ज्यादा भूमिका किडनी की, मतलब शरीर में द्रव संतुलन किडनी गुर्दे हमारे करते हैं, ठीक है। मनुष्य एवं जो जितने भी स्तनियों अन्य जो स्तनियों हैं उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का भी नियंत्रण करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के स्राव से वृक्क गुर्दा एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराओं के तेजी से बनने में सहायक होता है और ये सबसे ज्यादा आपका किडनी हेल्प करता है, इसमें भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? मतलब कि जो पॉटी होती है उसके बारे में बात करी गई है। तो किस कंडीशन में जो वो बच्चों के अंदर जो वो खून वाली पॉटी होने लग जाती है ना उसके बारे में बोला गया है। तो आंत का अवरोध और चिकित्सीय आपातकाल है जिसमें आंत की रुकावट शामिल होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है ना जिसमें आंत का टेलीस्कोप खुद के हिस्से में होता है और इस स्थिति में इलाज ना किया जाए तो घातक है और किया जाए तो घातक है। ये बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली इलाज ना किया गया ना तो काफी घातक होता है। तो बेसिकली एक बच्चे को अगर वो हो रहा है पास करने की स्थिति होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण ये होते हैं कि रक्त के साथ मिश्रित मल आता है, उल्टी होती है, सुस्ती होती है, दस्त होता है, बुखार होता है। ये वह स्थिति है जिसमें आंत का एक हिस्सा आंत के साथ वाले भाग में स्लाइड करता है, ठीक है। आंत का एक हिस्सा आंत के साइड वाले भाग के में ही वो स्लाइड करता है और इसके कारण भोजन और तरल पदार्थ को सामान्य रूप से गुजरने में समस्या होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही है ये इंटरसेप्शन ही हम बोलते हैं। इंटरसेप्शन एक बच्चे को लाल पॉटी करने में मजबूर करता है। एक बच्चे की पीठ के पीछे लचक के साथ देखी जा सकती है, क्या देखी जा सकती है? यहाँ पर अग्रकुब्जता की समस्या बढ़ने पर पीठ की ओर लचक मतलब झुकाव होने की संभावना बढ़ सकती है और ये समस्या जो अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस मांसपेशी दुर्विकार अथवा पेशी रोग मतलब मस्कुलर ये डिस्ट्रॉफी जो है और बौनेपन इसका कारण बन सकती है।
नेक्स्ट है कि किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये है बच्चा आपका नवजात हाइपर बिलीरुबिमिया। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नवजात हाइपर बिलीरुबिन, मतलब कि हाइपर बिलीरुबिन जो ये कर्मर्स का रूल है, इनके उपयोग में नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में नवजात हाइपर बिलीरुबिनिया के लिए किया जाता है। क्रेमर के नियम के अनुसार सभी बच्चों को पीलिया के लिए दृश्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह नियम सीरम बिलीरुबिन के स्तर और त्वचा के रंग परिवर्तन के बीच संबंधों का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात टिटेनस की अभिव्यक्ति नहीं है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये पहला वाला हाइपोटोनिया। जो हाइपोटोनिया है जिसे आमतौर पर फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, कम मांसपेशियों की टोन की स्थिति होती है। इसमें अक्सर मांसपेशियों की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। हाइपोटोनिया एक विशिष्ट चिकित्सा विकार नहीं होता है, लेकिन कई अलग अलग बीमारियों और विकारों की संभावित अभिव्यक्ति है जो मस्तिष्क या मांसपेशियों की ताकत से मोटर तंत्रिका नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन अपगर स्कोर के द्वारा किया जाता है, जिसमें शिशु की हृदय दर और उनकी गति देखते हैं। कौन सा? अपगर स्कोर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युवा महिला जुलाब के बाद अधिक व्यायाम करती है और खाना खाती है, इसका निदान क्या है? तो लक्षणों के आधार पर वह महिला बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित है। बुलिमिया नर्वोसा का रोगी जो है वो अपनी आहार मात्रा पर संयम नहीं रख पाता है, वजन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो ये समस्या होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है निम्न में कुपोषण की उम्र में स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी हैं, यहाँ पर ये सभी हैं, याद रखिएगा कि कुपोषण की उम्र के स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। तो कुपोषण की पहचान करने के लिए शक्ति टैप विधि, चूड़ी से जांच विधि और मध्य ऊपरी बाह परिधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो देखो एक दूध पिलाने वाली मात्रा के उसमें कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता है वो मतलब 1000 mg होती है। कैल्शियम हमारे हृदय, मांसपेशी और रक्त के जमाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो नवजात शिशु से लेकर मृत्यु तक कैल्शियम आवश्यक होता है। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए 200 mg, 4 से 8 महीने बच्चों के लिए 1000 mg और 51 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए 1200 mg और 14 से 18 वर्ष की गर्भवती या बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए 1300 mg और 19 से 50 वर्ष की गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए 1000 mg कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको कई सारे एक बार में बता दिए, लिख लीजिएगा। राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत क्या है भाई? राइबोफ्लेविन का नैदानिक संकेत है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसमें देखो क्या है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है इसको शास्त्रीय रूप से राइबोफ्लेविन या अन्य बी समूह विटामिन और लौह की कमियों के साथ जोड़ा गया है। मनुष्यों में राइबोफ्लेविन की कमी से संभावित कार्यात्मक परिणामों में गतिशील कौशल और ध्यान अवधि में कमी और आयरन का अवशोषण या उपयोग कम करना शामिल होता है। तो यहाँ पर एंगुलर स्टोमेटाइटिस आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रणाशी रक्ताल्पता किसकी कमी के कारण होता है? तो देखो प्रणाशी रक्ताल्पता जो है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। प्रणाशी रक्ताल्पता में क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें पेट की कमजोरी, अंदरूनी परत और जो अंदर की चीजें हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं, है ना। इसके कारण लाल रक्त कणिकाएं जो है ना उनमें खून में कमी हो जाती है, थकान हो जाती है, सर घूमने लग जाता है, चुभन महसूस होने लग जाती है और इनके उपचार के लिए B12 की इंजेक्शन दिया जाए तो सब सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि कीरेटोमलेशिया से तात्पर्य क्या है?
तो देखो, कीराटोमलेशिया से तात्पर्य हम आपको बता देते हैं कॉर्निया का द्रवीकरण। कीराटोमलेशिया का जो ये है, ये एक नेत्र विकार है जो विटामिन ए की कमी के परिणाम स्वरूप होता है, और विशेष उपकला जैसे कॉर्निया, कंजक्टिवा, इनको बनाए रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए की कमी से सामान्य म्यूकोसल की सतह में एट्रोपिक परिवर्तन होने लग जाता है। तो यही जो है, इससे तात्पर्य हमारा ये है कि कॉर्निया का द्रवीकरण होता है, मतलब कि लिक्विफाइफिकेशन होने लग जाता है कॉर्निया का। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अभी रुक जाना, सुन के जाना जो कहने वाली हूं अभी थोड़ी देर में। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा बेटा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीऑक्साइड, ये सब होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे होते हैं, और ये शरीर को सबसे अधिक ज्यादा ऊर्जा देते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप सभी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज तो मैं प्रोवाइड करती ही रहूंगी, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक भी प्रोवाइड करती रहूंगी। मतलब कि जैसे हमने बोल दिया कि आज ये पाठ पूछा गया, आज ये टॉपिक पूछा गया, आज इसके बारे में पूछ लिया गया, तो मैं एक एक करके पाठ पूरा पढ़ा भी दूंगी, जिससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपको पता हो। उनसे ही क्वेश्चन फंसेंगे जितने क्वेश्चन के वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन वीडियो हैं, चाहे वो नोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने कुछ टाइम पहले प्रोवाइड करे हैं, उनको देख लेना। और ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए है, इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी आ जाएगा। आप परेशान नहीं हो, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके रहोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, मेरे लिए नहीं। अगर आप धीमे नहीं देख पा रहे हो तो आप फास्ट मोड में लगा के देख लो, लेकिन वो सारे वीडियोस पहले देख आना जो भी अपलोड हो रखे हैं, उसके बाद इसको देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी SSC A&M के प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है, और हमारे इस चैनल पे आपको सारी नर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे कि CHO है, नर्स का जो एग्जाम होता है, प्लस जो यहाँ पर A&M का है, GNM का है, इन सारे से रिलेटेड आपको यहाँ पर ये जो वीडियोज में प्रोवाइड करती हूँ ना, इनमें जो भी मैं क्वेश्चंस और आंसर्स बता रही हूं ना, वो सारा सब कुछ रिलेटेड है आपके एग्जाम से। यूपी SSC A&M का मैंने एक पहले वीडियो अपलोड भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका एग्जाम कब हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि उसी टाइम पे बोल दिया था, मैं दिसंबर से ही मैं आपको बोलती हुई आ रही हूँ, जनवरी से, कि आपका जो यूपी SSC A&M का एग्जाम है बच्चों, वो मई में नहीं होगा। कहीं से भी चांसेस ही नहीं है कि मई में आपका एग्जाम हो। जो आपका एग्जाम होगा वो जुलाई और अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। यही 3 महीने हैं आपके, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं 3 महीनों में आपको एग्जाम देने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको इन्हीं तीनों महीनों में एक ऑफिशियल डेट दे दी जाएगी कि हाँ भैया, आपको इस टाइम पे आपका ये यूपी SSC A&M का एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं वो इस चैनल पे मैं आपको दे रही हूँ। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यूपी SSC A&M की जितनी भी मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं वो सारी की सारी अपलोडेड है। चाहे ये वीडियो आप देख लीजिए CHO के लिए, चाहे आप देख लीजिए इसको A&M के लिए, या फिर GNM के लिए, या फिर कोई अदर नर्स एग्जाम के लिए। आप देखो, हर एक से रिलेटेड हमारा फिजिकल जो चीजें होती हैं, प्लस हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें, जो बायोलॉजी है वो हमारी हर एक उसमें पूछी जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पेसिफिकली यूपी SSC A&M के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा समझिए कि मैंने पूरा एनालिसिस करके ही ये प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ। ऐसा कुछ मत सोचेगा कि नहीं मैं कुछ भी उठा के दे रही हूँ, नहीं, सारा सब कुछ आपका। और देखिए, मेरी ऐसी कई सारी दीदियां हैं जिनका मैंने ही पढ़ाया है, और वो A&M अभी इस टाइम पे वो जॉब कर रही हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने घर पे बैठो, मैं चाहती हूँ आप घर बैठ के भी पढ़ो और उसके बाद घर से निकलो, बाहर की दुनिया देखो, क्योंकि भैया आजकल की दुनिया में ना महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आप सभी को बोलना चाह रहे हैं कि क्लासेस आप थ्रू आउट देखते रहिएगा। जब भी वीडियो अपलोड होता है आप तुरंत के तुरंत वीडियो देख लीजिएगा। हर एक लाइन और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो उस टाइम पे जब भी मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रही होती हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताती हूँ, वो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ जाए, इस वजह से उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं हजारों चीजें बताती हूँ, जिससे कि अगर इनकेस वो 1000 चीजें मैं जो बता रही हूँ कहीं वहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर एग्जाम में, तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो एक क्वेश्चन से हम कई सारी चीजों को समझते हैं। तो यहां पर हम शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको पहले इसका पार्ट 1 दिया था जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस बताए थे। आज के सेशन में
51 से हम शुरू करके 100 तक आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई रीजनिंग नहीं आएगी, कोई मैथमेटिक्स नहीं आएगी, जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आएगी। ये आपका यूपी एएनएम का एग्जाम है, वो सिर्फ मेरे हाथों है। मैं आपका पक्का से क्वालिफाई करा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे वीडियोस देखने हैं। अब मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बीच में मेरा गैप इस वजह से हो गया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब डेट नहीं आ पा रही थी कि हाँ एएनएम का एग्जाम ये हो रहा था, एक्सटेंड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं अब टाइमली, आप परेशान नहीं है, अभी बहुत टाइम है, अप्रैल मई जून, अभी 3 महीने हैं और 3 महीने धुआंधार पढ़ाई करनी है। आप महिलाओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इनकेस कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप महिलाओं को होती है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, जैसे भी हो, हम आपको हर एक चीज हर एक लैंग्वेज में समझाने के लिए रेडी हैं। सिर्फ अब आपको एग्जाम निकालना है और पढ़ना है। जो वीडियो देती हूँ वो वीडियो आप भी देखिए, अपनी महिला जो मित्र हैं उनको भी शेयर करिए, उनका भी एग्जाम निकलवाए। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं भैया वो भी आप वो कर लेंगी, वो भी कर लेंगी ना। आप सबका भला सोचोगे ना, तब आपका भी भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम शुरू कर देते हैं। ये पार्ट 2 है आपका। इनकेस कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शीलिंग परीक्षण जो 51 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शीलिंग परीक्षण इनमें से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो देखो हम सबसे पहले आपको सारे ऑप्शंस दिखा देते हैं। पहला लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 के संचयन को चिन्हित करने के लिए, या फिर जैसे मतलब B12 जो है ना, विटामिन B12 उसको अच्छे से संरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 मतलब कि विटामिन B12 को बनाने के लिए विटामिन B12 और बनाया जाए, ये विटामिन का और प्रोडक्शन हो। या फिर सी नंबर डाइजेशन ऑफ विटामिन B12। अगर आपको नहीं दिख रहा है, देखिए अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो उससे आप काम चला सकते हो, क्योंकि मेरे पास उतना हाई फाई अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जितना कोशिश करके आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उतने में आप देख सकते हो, उतने में अच्छे से दिखेगा। मैं आपको मुंह से बोल रही हूँ ना, आप वो सुनिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B12 के शरीर में पाचन की, और फिर लिखा हुआ है विटामिन B12 के अवशोषण का आकलन करने हेतु। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शीलिंग परीक्षण है उसमें बेसिकली हम किसका पता लगाने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो देखिए जो हमारा शीलिंग परीक्षण होता है ना, ये परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पता है क्या होता है? इस परीक्षण में जो इंसान के अंदर एनीमिया होती है ना, एनीमिया का पता लगाने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पॉइंट हमको पता चल गया कि शीलिंग परीक्षण किसके लिए होता है, एनीमिया का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके रक्त में, ब्लड में B12 के कारण जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ना, उनमें कमी हो जाती है, मतलब B12 जो है, B12 की कमी की वजह से उसके अंदर जो खून की समस्या है ना वो बन जाती है, तो उस टाइम पर एनीमिया उसको हो जाती है। तो वो जो एनीमिया है उसका परीक्षण करने के लिए ये शीलिंग परीक्षण किया जाता है। और शीलिंग परीक्षण जो है वो व्यक्ति में B12 के अवशोषण का आकलन करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपके शरीर में B12 है ना, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कितना है आपके शरीर में B12 और कितना नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका शीलिंग परीक्षण, शीलिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिनायन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में क्या पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे भैया हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है। तो देखो जो ये बिनायन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, ये विटामिन ए जो है ना, हम आपको आंसर बता देते हैं, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी में पाया जाता है। ठीक है, ये कौन, अब इसमें क्या हो गया, ये है क्या मैम, हमको नहीं समझ आया। देखो इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल से अगर जब भी कोई बात आती है ना तो आप तुरंत अपने मस्तिष्क की बात करने लग जाओ। ठीक है, जो आपका सर है ना उसकी बात करने लग जाओ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब भी ये देखो, ये कौन सी स्थिति होती है, ये वो स्थिति होती है जो बिना किसी जानकारी के हमारे मस्तिष्क के अंदर एक दबाव बनने लग जाता है, और उस दबाव को आपने ट्यूमर का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर बन जाता है। बस यही ट्यूमर जो है ना बिनायन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो ये विटामिन ए की विषाक्तता की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि निप्पल के पीछे वाहिनियों के फैलाव को सूजन को क्या कहते हैं। तो देखिए जो ये निप्पल होता है, जैसे कि हमारा
देखिए अब आप महिलाएं हैं तो हम खुला खुला अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना। तो ये जो निप्पल होता है ना, तो इसके जो चारों तरफ की जो ये चीज़ें हैं, ये जो वाहिनियां हैं, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो वाहिनियां हैं, ये जो मेन इनके तरफ ये अंदर की ओर जो ये ऐसे फैलाव होता है, ये जैसे कि आपका स्तन है, ठीक है। ये अंदर की ओर जो ये नसें हल्की हल्की हरी हरी दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है इस सूजन को क्या कहा जाता है, मतलब ये जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है बेटा डक्ट टेसिया, मतलब कि वाहिनी विस्फारण। जब स्तन होता है ना, तो स्तन में निप्पल के पीछे कई सारी वाहिनी फैली होती हैं, तभी तो वो सूजन आती है। और ये जो स्तन है या स्तन नलिका या फिर प्लाज्मा सेल, इसकी वजह से मतलब ये बेसिकली यहाँ पर कई सारे सेल्स जो है होते हैं ना, वो प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से फुलाव हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें लैक्टिफेरस नलिका अवरुद्ध और मलिन होती है, ठीक है। और ये निर्वहन का सबसे आम कारण होता है, और ये समस्या आमतौर पर रजोनिवृत्त की उम्र में करी जाती, उसके बाद हो सकती है, ठीक है। तो फैलोपियन जब रजोनिवृत्त होता है ना, उसके बाद ये समस्या होती है। जैसे कि जब भी हम लोग को मासिक धर्म आता है ना, तो मासिक धर्म के टाइम पर भी हमारे स्तन में बढ़ाव घटाव होता है, ठीक है, चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा, यहां पर लिखा हुआ है बच्चा 4-5 द्रव चिकित्सा पर है, इतने द्रव चिकित्सा पर है, और इनमें से क्या द्रव की अधिकता को दर्शाता है। अब बोला गया है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो ये बच्चा जो है इस द्रव चिकित्सा पर होने से उसको अगर श्वास की बीमारी हो रही है, या फिर जैसे द्रव की अधिकता बात करी जा रही है, तो द्रव की अधिकता कब होगी, हम जब भी बहुत तेज सांस लेने लग जाते हैं, ऐसा लगता है हमारा गला सूख रहा है ना, ऐसा लग रहा है गला सूख रहा है, या फिर कोई सांस लेता है उसके मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकलने लग जाता है। तो दो ही कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन क्या है, श्वास कष्ट, ठीक है, मतलब कि द्रव से रिलेटेड। तो द्रव अधिकता का सूचक होता है, इसमें क्या है, डिस्पेनिया को सामान्य तौर पर श्वास लेने की कठिनाई के रूप में जाना जाता है, और ये भारी परिश्रम और एक सामान्य लक्षण की वजह से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सांस की तकलीफ बिगड़ना, इसके उस पर टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए पूछ लीजिएगा। नवजात, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर बता दूंगी या मेल आईडी बता दूंगी, तो आप उस नंबर पे मैं वहाँ पे नंबर दे दूंगी, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आपको सब कुछ बता दूंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है इनकी फ़ोटोज़ चाहिए, सारा सब कुछ आपको अगर चाहिए, मैं सब कुछ आपको देने के लिए रेडी हूँ, किसी का भी कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ बता रही हूँ। मैं वैसे पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ आपको मैं 29 रुपीज़ में देती हूँ, 29 रुपीज़ में देती हूँ। लेकिन इस टाइम पर ऐसी कंडीशन है ना कि मैं मतलब पता नहीं क्यों जब भी बात आ जाती है ना महिलाओं की, तो मेरा होता है पढ़ लिख के बाहर निकल जाओ, मेरे को पैसा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, नवजात शिशु के शरीर पर बारीक बालों के हल्के कोमल फैलाव को क्या कहते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनके छोटे छोटे जैसे बाल नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो देखो उसको हम बेटा बोलते हैं लानुगो, ठीक है। ये क्या है, ये अधोमुखी हल्के पहले प्रकार के बाल होते हैं, ये शिशु के शरीर पर हर जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, सिवाय हथेलियों और होठों और पैरों के तलवों को छोड़ के। अधिकांश भ्रूण में गर्भावस्था के 4थे और 5वें महीने के आसपास जो ये लानुगो है, ये विकसित होने लग जाता है, और इसी वजह से हमारे बच्चों के अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, वो बाल निकलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में होता है। तो देखो जो एरिक्सन है वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ना अपनी अलग अलग, जैसे हर एक साइंटिस्ट अपने मतलब बच्चों को लेकर के अलग अलग थ्योरी देता है, किसी को कुछ समझ आता है तो कुछ बोल देता है, किसी को कुछ समझ आता है तो कुछ बोल देता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में आता है, तो यहाँ पर प्री स्कूलर की अवस्था में आता है। एरिक्सन के विकास की अवस्था में के अनुसार 4 साल का बच्चा जो है वो प्री स्कूलर की अवस्था के अंतर्गत आएगा, और इस चरण में बच्चों में याद करने की जो क्षमता होती ना, वो काफ़ी बढ़ जाती, जैसे कि लिखने की, पढ़ने की, दूसरों के प्रति सही व्यवहार की समझ की, ये सब होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बोला गया है कि कौन से व्यवहार को, देखो सबसे पहले आप क्या किया करो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ लिया करूँ, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने लग जाया करो। आप जब ऑप्शन पढ़ने लग जाओगे तो पता है एक बार आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे, वीडियो यहाँ पर पॉज कर दो, पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर को कोशिश करो कि बताने की अपने आप में पहले एक टिक कर लो, फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया, इससे आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी, ठीक है। लिखा है कौन से व्यवहार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोरो रिफ्लेक्शन
के रिस्पॉन्स के रूप में पहचानती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जब मोरो रिफ्लेक्शन प्रक्रिया होती है ना, तो इसमें 3 से 4 महीनों के बच्चों में ये मोरो रिफ्लेक्शन प्रक्रिया की जाती है। ये तंत्रिका तंत्र जो हमारे अंदर होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है। तंत्र जो हमारे यहाँ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं ना, उनसे संबंधित होता है। तो इनमें बच्चों को लगता है कि वह गिर रहा है, उसको लगेगा अरे वो गिर जाएगा। इसमें बच्चों को बाहों का प्रसार आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारे सीने, ये बाहों का प्रसार, ठीक है, बाहों का प्रसार, एक्सटेंशंस ऑफ आर्म, ठीक है, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है सामान्य इंट्राऑकुलर दबाव कितना होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक ना इंट्राऑकुलर दबाव होता है, मतलब प्रेशर, ठीक है, एक प्रेशर होता है। और ये पता है कहाँ होता है, आँख के अंदर बेटा, ठीक है, आँख के अंदर। बेटा तो नहीं, आप लोग दीदी और हमसे बड़ी होंगी काफ़ी, लेकिन ठीक है, आँख के अंदर होता है, ठीक है। तो इंट्रा ऑकुलर जो ये प्रेशर है, ये आँख के अंदर का तरल दाब होता है, मतलब लिक्विड में थोड़ा सा, ठीक है। तो सामान्य इंट्रा ऑकुलर दाब हम आपको बता देते हैं 12 से लेकर के, बेटा लिख लीजिएगा, 12 से लेकर के 22 mmHg के बीच में रहता है। 12 से लेके ये 22 mmHg के बीच में रहता है। तो यहाँ पर देखो 12 से 22 के बीच में कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है, बताइए कौन सा लग रहा है, ए है। क्योंकि देखो ये 16 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाद में 25 आ रहा है। इसमें देखो 20 है, 20 के बाद देखो 35 आ रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 38 से 38 देखो ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन सा, 8 से 21 mmHg, ठीक है। तो सामान्य इंट्राऑकुलर दाब जो होता है वो 8 से 21 mmHg के बीच में होता है, ठीक है। इसके बारे में और हम अच्छा चलो बता देते हैं। कॉर्निया होती है और लेंस के बीच का जो भाग होता है ना, वो जल से भरा होता है। और इसी द्रव को, यही जल जो होता है ना, इसी को हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और इसी कक्ष को हम जलीय कक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो उसी पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो यही प्रेशर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण, जिसको हम प्रोटीन PEM बोलते हैं, इनमें से किस में पाया जाता है। तो देखो इसमें ना बच्चों ध्यान रखिएगा, 3 से 5 प्री स्कूली छात्र जो होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। जो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण है, एक तरह का कुपोषण होता है जिसमें बच्चों में प्रोटीन है, कैलोरी है, इन सब की कमी हो जाती है। तो इनसे इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, इन पर असर पड़ने लग जाता है। और ये जो कुपोषण है ना, ये प्रायः 3 से 5 वर्षों के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस विरेचक से हाइपोकैलेमिया होता है। तो देखो विरेचक यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसके हाइपोकैलेमिया पता है क्या है, जो हमारा शरीर है ना, उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो जब भी पोटेशियम की कमी हो जाती है ना, तो बेटा पोटेशियम की कमी की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपोकैलेमिया देखो जब भी पोटेशियम की कमी हो जाए, मतलब मूत्र से रिलेटेड समस्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब मूत्र से आपका पोटेशियम का निष्कर्षण होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें अरंडी का तेल जो है, अरंडी का तेल, ये आप याद रखिएगा कि अरंडी का तेल विरेचक के हाइपोकैलेमिया से होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क पीड़ित के रूप में एक के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात कितना होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि आप अगर एक वयस्क पीड़ित व्यक्ति के लिए CPR प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए अनुपात कितना होगा, 30:2 होता है, याद रखिएगा। एक चक्र में संपीड़ितों की जो संख्या होती है वो 30 होती है, और जितनी बार आप सांस लेते हो उनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। चक्र होता है 30 का, और सांस लेने की जो संख्या है वो आपकी होती है 2, ठीक है। तो ये 30 और 2 का होता है। नेक्स्ट, मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए। लिखा हुआ है मांस में जब भी हम सुई लगाते हैं उसके बाद शरीर का भाग जो है वो किस पदार्थ से दबाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए। तो जब भी मांस में सुई लगती है, देखो आप सभी को पता होगा कि कूल्हे पर सुई लगती है ना, हमारे कमर के पास में। तो अगर वहाँ पे सुई लग रही है तो हमें, लोग लगाते तो सूखा कॉटन नहीं है बिल्कुल भी, लगाते वो गीला कॉटन है, किसी लिक्विड में वो आराम से क्या कर लेते हैं, उसको डुबो लेते हैं और तब लगाते हैं। लेकिन सही बताऊँ तो ये नहीं करना चाहिए। जब आप गीला कॉटन लगाते हो ना, तो उस टाइम पर वो गीले स्वाब से इन्फेक्शन होने लग जाता है, और वो इन्फेक्शन बनने का संभावना होने की वजह से वो पस बन सकता है। इसी वजह से हमेशा जो कॉटन है ना वो सूखी लगानी चाहिए, ना कि गीली। लेकिन ज़्यादातर देखो तो लोग अभी तो चलो सूखी लगाने लगे, पहले बहुत गीली लगाते थे। वो लिक्विड में, ब्लू कलर के लिक्विड में डालते थे, उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मतलब हमेशा सूखी से ही करना चाहिए, गीली नहीं लगानी चाहिए।
नेक्स्ट है, एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप के रूप में क्या जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पर बोला गया एक महामारी है जो एक गैर पशु जानवरों की आबादी की घटना है, तो उस हम घटना को क्या कहते हैं। तो देखो वो जो घटना होता है ना उसको हम बोलते हैं एपिजोन्टिक। एपिजोन्टिक, एपिजोन्टिक का मतलब ये है, जो यहाँ पर जैसे ये एपिजोन्टिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, एपिजूटिक बोल दो या एपिजोन्टिक बोल दो, इसमें क्या होता है, ये मनुष्यों में होने वाली महामारी के अनुरूप होता है, ठीक है, मतलब उससे दूर होता है। ये गैर पशु आबादी में एक ऐसी बीमारी होती है ना जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं पशु महामारी। तो उस टाइम पर पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है कि सामूहिक चिकित्सा उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो लोग सुनने वाला कोई ना हो। जो सुनने वाला कोई ना हो का मतलब ये है कि सामूहिक चिकित्सा पद्धति जो है वो चिकित्सा का एक ऐसा तरीका हो जाता है ना जिनमें जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से चिकित्सा प्रदान की जाती है, ठीक है। मतलब देखो बहुत सारे लोगों को बुला लिया जाता है और वो सारे लोगों को बोल दिया जाता है कि जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एक साथ आ जाएं और उनका एक साथ में हम इलाज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई होता नहीं है, तो उन सारे लोगों को भी, जैसे कि ये चिकित्सा जो है ना, ये चिकित्सा पद्धति उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जिनका कोई भी सुनने वाला देखने वाला नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो आराम से बहुत सारे लोगों का इलाज हो जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया केंद्रीय शिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का जो शून्य है, इसके शून्य को हम किसके मध्य पर व्यवस्थित करते हैं, है ना, किसके मध्य, किसके बीच पे हम व्यवस्थित करते हैं, तो वो है हमारा मध्य कक्षीय रेखा पर, मतलब मिडैक्सिलरी लाइंस, मध्य कक्षीय रेखा पर ये केंद्रीय शिरादाब को मापते समय हम इसका शून्य रखते हैं या उसको प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है कि गोनियोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। किसका आकलन करना है, तो देखो जो गोनियोमीटर है, गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है जोड़ों की गति का रेंज करने के लिए, है ना। जो आपका कोण मापी है, ये कोण मापी मतलब गोनियोमीटर जो है ये यंत्र का प्रयोग जो जोड़ होते ना हमारे ज्वाइंट्स, उनकी जो स्पीड होती है उनको किस रेंज में नापना है वही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है। देखो जो टाइप 2 मधुमेह है, आप याद रखो टाइप 2 मधुमेह का विकास जो है वो जीवन शैली और जीन संबंधी कारकों की वजह से होता है, ठीक है। जबकि कुछ कारण अपने कंट्रोल में होते हैं और आहार और मोटापा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा आहार में बहुत कम चीनी, रक्त शर्करा। अच्छा एक बात बताओ, मधुमेह की बात करी गई है तो यहाँ पर यह शर्करा वर्करा की बात कहाँ आ गई। यहाँ पर मधुमेह का प्रमुख कारण पूछा गया है, तो देखो कारण तो मोटापा ही होगा ना, कारण क्या होगा, मोटापा ही होगा। इसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक फैट जमने लग जाता है मधुमेह के टाइम पर और इसका असर सेहत पर पड़ जाता है और इसी को हम ओबेसिटी या फिर मोटापा कह देते हैं। नेक्स्ट है विल्सन रोग की विशेषता क्या है। तो देखो विल्सन रोग एक आनुवंशिक मतलब जेनेटिक बीमारी है, मतलब जो पापा मम्मी से आती है, ठीक है, जो जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क के तांबे के संचय के कारण होती है। और इस बीमारी में क्या होता है, बेसिकली इस बीमारी में मस्तिष्क की क्षति मतलब काफ़ी परेशानी होती है और यकृत में विफलता मृत्यु का कारण बन जाती है। तो इस वजह से भी ये समस्या होती है कि हाँ हमारे मस्तिष्क में कोई समस्या हो गई या फिर हमारे यकृत या लीवर में कोई समस्या हो गई, फेल हो गया, तो इस वजह से समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय, इस वजह से लिखा है। कौन सा रक्त जनित रोग है, कौन सा यहाँ पर रक्त जनित रोग है, हेपेटाइटिस ए, सी, ई या फिर सारे। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा रक्त जनित रोग है, ये हेपेटाइटिस जो है इसमें क्या होता है, ये जो सी वाला हेपेटाइटिस है इसमें क्या होता है, ये एक संक्रामक रोग है। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये HIV की वजह से होता है, ठीक है, और ये जो यकृत है, लीवर, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस वजह से हमारा ये रक्त जनित रोग हेपेटाइटिस सी होगा। नेक्स्ट, गोनियोमीटर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, अभी बताया। क्या बताया, गोनियोमीटर का प्रयोग हमारा रेंज ऑफ मोशन ऑफ ज्वाइंट मतलब जोड़ों की गति की सीमा के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है कि सूजन के 4 कार्डिनल संकेत क्या हैं। सूजन होती है ना तो 4 कौन कौन से संकेत देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ना, ये एक प्रकार की उत्तेजना प्रतिक्रिया गतिविधि है जो सूजन के कुछ नाटकीय पहलुओं को उत्पन्न करती है, ठीक है। और इस प्रतिक्रिया के कारण, जो यहाँ पर प्रतिक्रिया है वो कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके कारण बड़ी मात्रा में साइटोकाइन उत्पादन होता है और कई प्रकार की जो सेल्स होती हैं ना वो पॉजिटिवली उसमें शामिल होती हैं, मतलब कि सक्रियता शामिल होती है, ठीक है। और इसकी वजह से सूजन में 4 कार्डिनल संकेत होते हैं जो कुछ दर्द है, गर्मी है, लालिमा है और फुलाव है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पेन, हीट, रेडनेस और स्वेलिंग। ये इसका आंसर है। 4 कार्डिनल संकेत ये होते हैं। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो हम कब देते हैं। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की जो बीटा सेल्स होती हैं उनके स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, ठीक है, जिसे मनुष्य के अंदर इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। और ये इंजेक्शन जो होता है ना, ये सब क्यूटेनियस मार्ग से शरीर के अंदर दिया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सब क्यूटेनियस, मतलब अध्यस्त्वचीय रूप से। मतलब कि सब क्यूटेनियस का मतलब होता है हमारा कुछ अंदर और कुछ बाहर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है सिवाय किसके। देखो सबसे पहले हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में हीमोग्लोबिन घट जाता है, सांस की समस्या हो जाती है, किसी स्थान में जो रक्त की आपूर्ति होती है उसमें कहीं कमी हो जाएगी, हृदय से रिलेटेड कोई समस्या हो जाएगी, फेफड़ों से रोग से रिलेटेड कोई समस्या हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया हाइपोक्सिया किस हो सकती है सिवाय किसके। तो बेसिकली जो यहाँ पर लिखा है हीमोग्लोबिन में वृद्धि, और मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन में अगर कमी होगी तब हाइपोक्सिया होती है। बढ़ेगा हीमोग्लोबिन तो वो तो सही है, बढ़ेगा तब थोड़ी ना हाइपोक्सिया होगी, कम होगा तब हाइपोक्सिया होती है। तो यही एक गलत है, हीमोग्लोबिन में वृद्धि। रोटा वायरस वैक्सीन देने का मार्ग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो रोटा वायरस है वो मुंह से दिया जाता है, ठीक है, रोटा वायरस मुंह से दिया जाता है। रोटा वायरस एक संक्रामक विषाणु होता है जो कि शिशुओं के पेट के संक्रमण होने का कारण होता है। और ये वायरस जो है ना ये मल में भी बहुत मौजूद होता है और हाथों के संपर्क से बहुत फैलता है। और ये वायरस जो है इसका प्रमुख लक्षण पता है क्या है, पेट दर्द, बुखार, खांसी, नाक, ये सारी चीज़ें इसमें समस्या होने लग जाती हैं। तो ये शिशु के मुंह में ड्रॉपर के माध्यम से दिया जाता है। 6 हफ्ते पर पहली खुराक देनी चाहिए, 10 हफ्ते पर दूसरी खुराक और 14 हफ्ते पर तीसरी खुराक। ये आप खुराक याद कर लीजिएगा कि रोटा वायरस की खुराक 6 हफ्ते पर पहली, 10 हफ्ते पर दूसरी और 14 हफ्ते पर तीसरी होती है। नेक्स्ट है कर्निंग साइन किस रोग का लक्षण है। कर्निंग साइन के संकेत जो हैं वो मस्तिष्कावरण शोथ के रोग के लक्षणों से संबंधित होते हैं। मतलब मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली होती है ना उससे उस झिल्ली से सूजन से है। इसका मतलब जो उसकी झिल्ली की सूजन है ना वो हो जाती है। और ये रोग जो है ना इसको हम बोलते हैं मेनिगोकोकस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इससे सरदर्द बढ़ने के साथ बुखार भी होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें रोगी को नींद नहीं आती है, सर और गर्दन के पीछे, सर जो है ना वो गर्दन के ऐसे पीछे साइड में ना झुकने जैसा लगता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। किस रोग का, मस्तिष्कावरण शोथ, मतलब कि जो मस्तिष्क को कवर करता है, आवरण जो उसका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है। तो देखो यहाँ पर रेबीज हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है जो संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में फैलती है बच्चों। और ये संक्रमित व्यक्ति जो है ना इसको जल से, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है ना वो काफ़ी ज़्यादा पानी से डरेगा, ठीक है। और इनके कारण प्रमुख लक्षण और से भी हैं कि हिंसक गतिविधियाँ होने लग जाएंगी और मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा, भ्रम होने लग जाएगा। इसके रोकथाम के लिए रेबीज का टीका लगवाया जाता है।
नेक्स्ट की रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? तो सिंपल है बेटा, वो तो अव्यक्त अवधि कहते हैं। मतलब कि जो लेटेंट पीरियड होता है, वो जब हम रोगी की शुरुआत से बीमारी तक पता लगाते हैं, वो जो पीरियड बीच में होता है उसको बोलते हैं। उपरोगी संबंधी बीमारी का ये चरण जो है ना, ये बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के समय से लेके आमतौर पर जब लक्षण पूरा होता है ना, जब तक पता ना चल जाए तब तक का होता है। और इस चरण के दौरान बीमारी की कोई लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसमें नॉर्मल बस एक अवधि होती है, अवधि आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला, 78 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है। इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता क्या है? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले रक्त की अधिकता क्षारीयता की स्थिति कौन होती है? एल्कालोसिस, जो रक्त में अधिक मात्रा में बाइकार्बोनेट के संचय और अम्लता की क्षति के कारण उत्पन्न होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात क्या करेंगे? यहाँ पर बात करेंगे एल्कालोसिस, मतलब उल्टी, मचलन होना, भ्रम, ये सारे लक्षण होते हैं इसके। नेक्स्ट, ये सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। इसमें यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्यूमर है जो सबसे सामान्य प्रकार का है? तो जो ये ग्लियोमा है, ग्लियोमा एक प्रकार का ट्यूमर होता है जो दिमाग मतलब मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क में ग्लियाल सेल से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ग्लियोमा मस्तिष्क का सबसे सामान्य ट्यूमर होता है। ग्लियोमा पूरे मस्तिष्क में होने वाला ट्यूमर में सबसे ज़्यादा 30% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है? कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऐसा साइन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पानी ना पीने की वजह से हो सकता है? तो देखो, यहाँ धंसा हुआ फोंटेनेल, मतलब शिशुओं में धंसा हुआ फोंटेनेल का चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी हो को क्या कहते हैं? तो रक्त में अगर ऑक्सीजन की स्तर की कमी हो जाए तो बेटा हाइपोक्सिमिया बोलते हैं। हाइपोक्सिमिया जो होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। जो हमारे अंदर धमनियाँ होती हैं ना, धमनियाँ, तो जो धमनियों में प्रवाहित ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है ना, उसका प्रेशर आंशिक दाब में होने वाले कमी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर हाइपोक्सिमिया है ये ऑक्सीजन की कमी से है। नेक्स्ट है कि एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है। एक उपकरण जो भ्रूण है उसके ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे और वास्तविक समय में मापता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बेटा हम कहते हैं भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। मतलब कि यहाँ पर जो ये भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री है, यह बच्चे के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छे से माप सकता है। ठीक है, इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है? तो यहाँ पर जो टाइप 2 पोस्टीरियर है ये खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा जो है वो बच्चों के विकास में अहम होता है। वह ठीक गर्भाशय के मुंह पर स्थित होता है लेकिन कवर नहीं होता है, जो खतरनाक हो सकता है। और टाइप 2 पोस्टीरियर में प्लेसेंटा जो होता है ना बेटा, वो उल्टा होता है, सर नीचे की तरफ ना होकर सर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, सामान्य प्लेसेंटा की स्थिति में सर नीचे की तरफ होता है और मुंह पेट की तरफ होता है, लेकिन इस टाइम पर आपका मुंह ऊपर और पेट नीचे होगा। ठीक है, तो टाइप 2 पोस्टीरियर होता है, खतरनाक होता है, ये उल्टा हो जाता है। गुदा और मुंह के तापमान में अंतर होता है। तो जो गुदा है और मुंह के तापमान में कितना डिग्री का अंतर होता है? तो देखो, आपका जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का यहाँ पर अंतर होता है रेक्टल मुखी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है, मतलब इंटरसेप्शन से ग्रसित हो रहा है, तो उसका क्या लक्षण पाया जाएगा? मतलब उसमें कौन सी ऐसी बीमारी है? तो देखो, जब इंटरसेप्शन पर वह एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे अंदर आंत की नली नहीं होती है, आंत की नली दूसरे आंत में घुस जाती है, जिसके कारण भोजन जो है वो तरल पदार्थ के प्रवाह का रास्ता बंद हो जाता है। और इसके अतिरिक्त आंत में जो रक्त प्रवाह होता है ना, वो भी बंद हो जाता है। इसकी वजह से उदर में, पेट में
काफ़ी दर्द होता है और बच्चे में इस विकार के कारण पेट दर्द, रोने के लक्षण दिखने लग जाते हैं। और इनके अलावा म्यूकस, काफ़ी ज़्यादा रक्त होने लग जाएगा सोंच से, उल्टी होने लग जाएगी, पेट में ऐंठन होगी, डायरिया होगा, बुखार होगा, ये सब होने लग जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है गंभीर कालिकी, पेट दर्द और दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा है जो डेंगू के मरीज में इनमें से नहीं होगा? मतलब जो डेंगू का मरीज होगा इनमें से वो चीज़ नहीं होगी। तो डेंगू के मरीज में ना हाइपरटेंशन नहीं होती है। मतलब डेंगू के मरीज में ना जो हाइमोडाइल्यूशन कोशिका पारगम्यता में वृद्धि और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सामान्य तौर पर पाया जाता है। डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा 4 प्रकार के वायरसों द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो स्वास्थ्य शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आदत और जो हमारा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उनमें कैसे सुधार है वो उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में हम ये ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? बच्चों उसको पता है, हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। 2 दिन जो वो गाढ़े कलर का पीला कलर का दूध निकलता है ना, उसको पीने से जो शिशु की पाचन क्रिया होती है ना, वो काफ़ी सही हो जाती है। ठीक है, तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं जो निकलता है। आप लोगों के अंदर से निकलता है, तो आप लोगों को ना ये सब नाम पता होने चाहिए। हम लोगों के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो देखो निषेचन की प्रक्रिया पता है कहाँ होती है? जो आपका नीचे का फैलोपियन ट्यूब होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इधर ये निषेचन की प्रक्रिया इस ट्यूब में होती है। इस ट्यूब में ये यही फैलोपियन ट्यूब होता है, इस ट्यूब में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है कब? वो ऐसा कौन सा टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है? जब टीबी, क्षय रोग होता है, यक्ष्मा होता है ना, बुखार दीर्घकालीन होता है, इस टाइम पर बहुत लंबे टाइम तक चलता है और काफ़ी टाइम तक बुखार रहने से शरीर में जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, टिश्यू होते हैं, ऊतक, तंतु, ये सब कम मरने लग जाते हैं। और यकृत, लीवर और जो टिश्यू होते हैं उनमें जो ग्लाइकोजन होता है वो भी ख़त्म होने लग जाता है। मतलब हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो सारी ऐसा समझ लीजिए कि पूरी तरह से उनका टाइम आ जाता है ख़त्म होने का। ठीक है, इसी वजह से तो सारी समस्या हो जाती है। तो टीवी में उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। हम आपको बता देते हैं, कैलोरी आपको 2500 से 3000 किलो कैलोरी देना पड़ेगा, 3000 किलो कैलोरी। ठीक है, और प्रोटीन जो है ना 80 से लेकर के 120 ग्राम तक का देना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि काफ़ी आपकी वसा भी मांग ली जाती, फैट। हमारे शरीर के कुल भार का कितना % जल से भरा हुआ है? तो हमारे शरीर का 62% जल से भरा हुआ है। ठीक है, 71% लगभग पृथ्वी का भाग भरा हुआ है जल में ही, और हमारे शरीर का लगभग कितना भाग? हमारे शरीर का लगभग 62% भाग जो है वो भरा हुआ है जल से जी। ठीक है, ओके। मतलब वैसे अगर याद करो तो हम याद कराने के लिए करा देते हैं, 57 से 65% के अंदर रहेगा, ना ही 57 है ना 65 है, तो 62 उसके बीच में आता है, तो वही होगा। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात कितना होगा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1:4। देखो, सिर और शिशुओं के शरीर का अनुपात 1:4। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। ठीक, तो सिर की तुलना में भुजाएं, धड़ तथा पैर छोटे होते हैं और शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, जबकि वयस्क का 1/7 भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन बांझपन रोकने की
रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? तो देखो, बांझपन रोकने की औषधि के रूप में अगर विटामिन ई ले रहे हो, विटामिन ई बांझपन को रोकता है और ये विटामिन रासायनिक रूप से टोकोफेरॉल है और इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर वायु का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और ये ऑक्सीकरण जो है ये प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है और विटामिन ई का मुख्य कार्य उसके ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण है और यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए और कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है और इस तरह कहा जाता है कि विटामिन ए की बचत होती है। यह विटामिन ए की बचत करता है और विटामिन ई की कमी से प्रमुख रूप से प्रजनन अंग ठीक कार्य नहीं करते, स्त्रियों में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाता है और पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से बांझपन रोकने वाली औषधि हो सकती है, बांझपन रुक सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो सिंपल सी चीज़ है भैया, वसा में घुलनशील कौन कौन सा होता है? तो देखो, विटामिन ई भी घुलनशील होता है बच्चों और विटामिन बी भी, ये विटामिन ए भी घुलनशील होता है। तो जो वसा में घुलनशील है वो है ए, डी, ई, के, लिख लो, और जो जल में घुलनशील है वो बी और सी हैं। ठीक है, ये याद कर लो। तो ये डी नंबर इसका सही होगा, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो एसिड है। प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो एसिड है। यह कथन सही है, गलत है या असंबंधित है या संबंधित? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं कि ये जो है प्रोलाइन ये एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। नेक्स्ट है कि व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं बेटा, उसको हम पता है क्या कहते हैं? व्यस्ततम भार। हम ऊपर दिखा देते हैं आपको, उसको हम कहते हैं ये व्यस्ततम भार, मतलब पीक लोड, बहुत बहुत ज्यादा लोड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ और WHO लॉन्च्ड BFHI इन 1992। व्हाट इज BFHI? यहाँ पर बोला गया है कि 1992 में यूनिसेफ ने WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया। तो BFHI का फुल फॉर्म देखो, आप लोगों के में ना फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा आपसे, 2 से 3 फुल फॉर्म तो पूछे जाएंगे। तो BFI का मतलब होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। लिख लीजिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। ये इसका उद्देश्य पता है क्या है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करने वाली प्रथाओं को लागू करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी मातृत्व सुविधाएं स्तनपान सहामत के केंद्र बन रहे हैं या नहीं। तो ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में बहुत सारे केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें मम्मा और शिशु दोनों की रक्षा करी जाएगी। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का ज़्यादातर अवशोषण बेटा देखो छोटी आंत में ही होता है। जो भी हमारे अच्छे पदार्थ होते हैं ना, उनका अवशोषण छोटी आंत करती है। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या होता है? जस्ता मतलब समझ रहे हो? जिंक धातु। ठीक है, तो ये जो है DNA और RNA का संश्लेषण करना, जस्ता हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक बहुत आवश्यक खनिज लवण है और ये शरीर के हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है और ये बहुत सारे एंजाइम में जो कोफैक्टर होते हैं ना, उनके रूप में रहता है और ये शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है और साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी भी रखता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि किस लिए जरूरी होता है? DNA और RNA का संश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, हम फिर से हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आएंगे जल्दी ही। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आप उसको तुरंत देख लो और आप हमारे ऊपर भरोसा करिए। जो आपको क्वेश्चंस ये सारे बता रही हूँ ना, ये बहुत ढूंढे हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसी बुक के क्वेश्चन है ना कि आप लोगों को सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से क्या मंगाना पड़ता है, कहाँ से क्या नहीं मंगाना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसमें से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे जरूर। ठीक है, और अभी जब हम अपने हैंड रिटन नोट जो हमने लिखे हैं, वो जो हम लिख रहे हैं अभी इस टाइम पर, वो जब हम आपको देंगे तो वो तो माशाल्लाह है,
उनसे तो क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब जो करे हो ना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर क्वेश्चन जो लिखे हुए नोट से अगर ना आए तब अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। तो चलो डीपीटी को विस्तारित करें। डीपीटी का देखो फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चंस, हमारे 1 to लेकर के 100 तक के ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन केस बच्चों किसी में कोई भी कंफ्यूजन होती है आप हमें तुरंत बताइएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों 100, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हम आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करके बताएंगे, जो भी समस्याएं होंगी वो सब बता देंगे। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का पेज हमारे लिंक वहाँ नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सारी सबकी लिंक हमारे जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से सारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सब कुछ अपलोड करती हूँ, आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच दीदी लोग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर आपको प्रॉपर तरह से बताने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर जो समझ में ना आए। यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ हो सके तो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज ये PDF लेने के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना होगा, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस हम आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोलना चाहते हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बना है, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिला मित्र या दीदी या जितनी जो भी हैं, जो भी लगती है हमारी, उन सब का हम चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें लेके आएँ और ऐसे वीडियोस लेके आएँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएं। और पिछली बार भी ऐसा हुआ है, पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे दीदियों का मेरी वजह से सिलेक्शन भी हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझसे कुछ गाइडेंस लिया था, और बस उनको सिर्फ मैंने गाइड किया था और उन्होंने मेहनत करी थी और उनका सिलेक्शन हो गया है और आज वो अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरह से हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कुछ मिनट के आपको वीडियोस देखने हैं। ये अभी एक शॉर्ट वीडियो है जिसको आपको देख के अभी खत्म कर देना है, फिर उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो और भी प्रोवाइड करूंगी, और ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको हर एक क्लास दूंगी। और एक क्लास अगर आप कर लोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपका हर एक एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर जो भी मैं देती हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर नवजात शिशु की देखभाल, देखो ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरा एक भंडार बता रहे हैं और इन्हीं भंडार में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाती है, क्या होता है, इसके बारे में हम परिचय देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवजात शिशु की देखभाल एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा कार्य होता है, और यह गाइड जो है ये माता पिता को सही देखभाल और पालन पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो शिशु की दैनिक देखभाल है, मतलब दिन प्रतिदिन जो हम हर दिन उसकी देखभाल करते हैं, तो उस टाइम पर हम किस किस चीज़ों का ख्याल रखें। सफाई के बारे में, तो जो बच्चे हैं उनको हमेशा साफ और स्वच्छ वातावरण में देना चाहिए। प्लस गुनगुने पानी, अगर नहलाते हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे अगर आप नहलाते हो तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको गुनगुने पानी की ज़रूरत होती है। गुनगुने पानी और हल्के बेबी साबुन से सप्ताह में 2 से 3 बार स्नान कराना होता है। ये कुछ जो डिजिट होती है ना, ये जो पॉइंट होते हैं, आप सोचते हो अरे नहीं यार वहाँ पर तो कुछ भी आएगा, हम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको वही अमाउंट लिखना होता है जो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। 2 से 3 बार, वो भी कब, सप्ताह में 2 से 3 बार, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। गुनगुने पानी से, कपड़ा कैसा, मुलायम और आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए। नेक्स्ट, अगर उसके खाने की बात करी जाए तो हम खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देंगे, तो देखो पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाता है। कब, जब 6 महीने तक का बच्चा होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो माँ का दूध पीता है। दूसरा, यदि स्तनपान संभव ना हो, अगर दूध नहीं पिलाया जा सकता है आपसे, तो डॉक्टर की सलाह पर फॉर्मूला दूध दे सकते हैं जो कि पाउडर वाला आता है। नेक्स्ट, दूध पिलाने के बाद हल्के हाथों से पीठ थपथपाकर, हमेशा ये याद रखिएगा कि फीट थपथपाकर डकार दिलवाना जरूरी है। देखो अगर आप डकार दिलवा दोगे तो वो तुरंत हजम हो जाता है, वरना फिर बच्चा उस दूध को उलट देता है। नींद के बारे में अगर बात करेंगे तो नवजात को रोज
14 से 17 घंटे तक नींद देना चाहिए। मतलब उसको 14 से 17 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और अगर जैसे इनकेस ऐसा होता है कोई बच्चा 6 घंटे ही सो रहा है या कोई बच्चा 7 घंटे ही सो रहा है, तो मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, उसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। और शिशु को हमेशा पीठ के बल ही सुलाना चाहिए और सोने की जगह जो है वो साफ और आरामदायक होनी चाहिए। माना कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि ये लगाएं या ये लगाएं, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको उस टाइम पर सही दिखते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और टीकाकरण की। स्वास्थ्य और टीकाकरण में अगर हम बात करेंगे तो नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। सरकारी और निजी अस्पताल में टीकाकरण समय पर कराना चाहिए और बुखार, खांसी और किसी अन्य समस्या पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इन पे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है शिशु का विकास, मतलब कि डेवलपमेंट उसका कैसे होगा। शिशु से धीरे धीरे बात करें, रंग बिरंगे खिलौने दिखाने चाहिए। शारीरिक विकास कैसे होता है, हल्की मालिश करनी चाहिए जिससे कि जो उनकी हड्डियां, बोन्स है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो पाए। फिर सामाजिक विकास, मतलब कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो शिशु को अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने देना चाहिए और उनसे प्यार से उसको बातें करानी चाहिए, उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि वो बच्चा बात नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें भी करानी चाहिए। और माना कि महिला मित्र आपको ये सब पता है, लेकिन इनके बारे में एक बार सरसरी नज़र से देखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुरक्षा। तेज रोशनी और तेज आवाज़ से बचा देना चाहिए। उनका बचाव रखिए जब तक 1 साल 2 साल के नहीं हो जाते, तब तक आपको तेज रोशनी और तेज आवाज़ से उनको दूर रखना चाहिए। थोड़ा सा आराम से सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। बच्चे को हमेशा नरम और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। फिर छोटे खिलौनों या फिर अन्य वस्तुओं से बचाव करें जिससे घुटन का खतरा ना हो। ये याद रखना, छोटे खिलौने जैसे कि वो मुंह में डाल सकते हैं, छोटे वस्तु जो कि मुंह में डाल सकते हैं, हो सकता है कि वो घुट जाए, उसको है ना, पता चले अंदर गटक जाए और आप देखते ही रह जाओ। माता पिता के लिए क्या सुझाव है, धैर्य और प्यार से शिशु की देखभाल करें। किसी भी संदेह की स्थिति में डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लें और स्वयं को भी पर्याप्त आराम देना चाहिए ताकि बेहतर देखभाल कर सको। ये नहीं कि आप खा पी ही नहीं रहे हो और बस बच्चों को ऐसे ही पता चले लगे पड़े हो। ठीक है। फिर यह जो गाइड है ये नवजात शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करती है जिससे माता पिता आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे को सही देखभाल कर सकें। अब हम बताते हैं, देखो यहाँ पर हम वीडियो खत्म करते हैं, यहाँ पर हो गया कुछ मिनट का ये वीडियो मैंने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि ये एक छोटी सी गाइड जो 2-3 पन्नों की थी, ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है कि ये बातों को भी लेकर के आप कंफ्यूज हो जाएं। ये अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बच्चों की देखभाल हो, हम आपको कुछ कुछ पॉइंट बता देते, बच्चों की देखभाल हो, विटामिन प्रोटीन से रिलेटेड हो, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, वायरस से रिलेटेड हो, प्लस यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड हो, प्लस प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, और जो माता पिता के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, माताओं के लिए योजनाएं और माता बच्चों के लिए, शिशु के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। प्लस बीमारियां, याद रखिएगा बीमारियों के बारे में तो पूछा ही जाता है, और भी कई सारे पॉइंट एक अलग से वीडियो जब प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। मैंने सोचा एक 5 मिनट के वीडियो में एक छोटा सा ये टॉपिक जो था आपके पॉइंट उसमें सिलेबस में वो खत्म कर दें। तो आपके जो सिलेबस का ये पॉइंट था ना, जो नवजात शिशु की देखभाल, आज वो खत्म हो जाता है। अब सिलेबस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी पेंडिंग हैं, उनको हम हर एक वीडियो के साथ क्लियर कर देंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जब भी वीडियो मैं आपको देती हूँ तुरंत आपको मिल जाए और तुरंत वीडियो देख लो। और हाँ, ये मैं गारंटी लेती हूँ आपके एग्जाम से पहले ही मैं आपका सारा सिलेबस और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करा दूंगी। प्लस आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो यहाँ पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके एएनएम के एग्जाम में आ ही सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपीएससी एएनएम के एग्जाम का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो उसके बारे में मैंने हर एक वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया है कि उसका एग्ज़ाम जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में हो सकता है। अभी आपका मई, जून कोई भी उसका अपडेट नहीं आने वाला है। सो बेसिकली हम इस जो
लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि इस चैनल पर आपको अब हर दूसरे दिन यहाँ एएनएम के लेक्चर्स मिलने वाले हैं और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे हमारी ऐसे महिला मित्र हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ है। सो आप सभी को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है या जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे दूंगी, वरना मैं सिलेबस वाइज आपको ये पूरा प्रॉपर तरह से एक पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो एएनएम का ये लेक्चर है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी ही जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम यूपी ट्रिपल एस एएनएम इतने टाइम से हमें पता है कि हाँ महिला स्वास्थ्यकर्ता का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये महिला स्वास्थ्यकर्ता होता क्या है। हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे एएनएम कौन होती है, हु इज़ एएनएम, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, काम क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या है और महत्व क्या है, रोल, ड्यूटीज़ और इम्पोर्टेंस क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपको मैं दे रही हूँ पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ वो चाहिए, उसके लिए आपको हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। प्लस मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, कई सारे क्वेश्चंस के मैं प्रैक्टिस जोन पहले करा चुकी हूँ। वो प्रैक्टिस सेट आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार क्लिक करो, उसमें देख लो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। उस लिंक पे क्लिक करोगे सारे वीडियोस ओपन होके आ जाएंगे, वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो ये 10 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं आपको एएनएम के बारे में प्रॉपर बताने वाली हूँ कि एएनएम होता क्या है। चलो, एएनएम कौन होती है, काम क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एएनएम का पूरा नाम और इसका परिचय। सबसे पहले एएनएम क्या है, एएनएम का पूरा नाम होता क्या है। हिंदी में तो सबको पता है कि भैया महिला स्वास्थ्यकर्ता। तो देखो, अगर हम एएनएम का पूरा नाम देखेंगे तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, मतलब कि जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है ये एएनएम का पूरा नाम है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं जो मुख्यतः ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करती हैं। देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ काम करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में। अगर इंग्लिश वाला है कोई तो इंग्लिश वाला पढ़ ले कि एएनएम स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और शी इज़ अ फीमेल हेल्थ वर्कर हु मेनली वर्क्स इन रूरल एंड अर्बन हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, ये होती हैं एएनएम। अब जो एएनएम है उसकी मुख्य भूमिका क्या है, मतलब कि इनका मेन रोल क्या है एएनएम का। तो देखो, सबसे पहले हमारा एंटीनेटल केयर का मतलब होता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी जांच की जाती है, बच्चों को टीका लगाया जाता है, सुरक्षित प्रसव में सहायता होती है, मतलब सेफ डिलीवरी हो जाए, फिर परिवार नियोजन की सलाह, मतलब फैमिली प्लानिंग एडवाइस होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना, मतलब हेल्थ एजुकेशन, ये आपकी हैं जो हमारी एएनएम करती हैं, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो काम करती हैं उनके। देखो भैया, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आपको लगेगा ये सब तो हमको पता है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि इनसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो उस टाइम पर इतने कई सारे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, 4 ऑप्शन आपको सेम लगते हैं कि भाई ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो देखो, उतना आपको नहीं करना है, मैं जितना समझा रही हूँ बस उतना आपको करना है, आपको ऑप्शन के अंदर पता चल जाएगा कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये भूमिकाएं हैं एएनएम की। इंग्लिश में अगर बोले तो antenatal checkup for pregnant women, immunization for children and mothers, and assisting the in safe delivery, मतलब डिलीवरी जो है वो सेफ होगी, प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी। फिर अगर हम बात करें कि जो एएनएम है, एएनएम की रोजाना की जिम्मेदारियां क्या है, डेली ड्यूटी क्या होती हैं एएनएम की। तो देखो, घर घर जाकर के सर्वे करना होता है, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ काम करना होता है, प्राथमिक इलाज देना, मतलब जैसे कि बुखार हो गया, दस्त हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये हेल्प करती हैं, और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और हेल्थ कैंपस में भाग लेना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमारी डेली ड्यूटीज़ होती हैं एएनएम की, ये वो हैं।
इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो कंडक्टिंग हाउस होल्ड सर्वे, वर्किंग विद आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, प्रोवाइडिंग बेसिक ट्रीटमेंट जैसे कि फीवर, डायरिया, इन सब में, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ कैंप्स। जब भी कोई हेल्थ कैंप लगता है या कहीं भी किसी को ज़्यादा समस्या होती है तो उस टाइम पे ये महिलाएं आगे रहती हैं और उन सभी को अपनी जितनी भी सुविधा है वो सब प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, ये डेली रूटीन का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि एएनएम की किट की सामग्री क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आइटम्स ऑफ एएनएम किट, मतलब कि जो एएनएम की किट है उसमें कौन कौन से आइटम होने चाहिए। तो देखो, बीपी मॉनिटर मतलब बीपी मापने की एक मशीन जो होती है वो होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए जिससे कि फीवर मापा जाता है, मतलब बुखार मापा जाता है, आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स होनी जरूरी होती है क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे जितने भी लोग होते हैं उनको ये आयरन और कैल्शियम की टैबलेट देनी ज़रूरी होती है क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल होती हैं। और डिलीवरी किट होनी चाहिए, पता चले कब क्या इमरजेंसी पड़ जाए। फिर ओआरएस और दस्ताने और कॉटन जरूर होनी चाहिए क्योंकि कभी ऐसा होता है किसी को धूप से रिलेटेड कोई समस्या हो गई या पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, ओआरएस हर एक चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। प्लस डिलीवरी किट होनी चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खाने से एनर्जी आती है, थर्मोमीटर हो अगर बुखार हो तो पता चल जाएगा, और अगर एकदम से बीपी की समस्या हो गई तो बीपी का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बीपी मेजरिंग डिवाइस, थर्मोमीटर, आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट, डिलीवरी किट एंड ओआरएस, ग्लव्स एंड कॉटन, ये आपका इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट है एएनएम का महत्व, मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है एएनएम का वो क्या है, मतलब एएनएम जो है उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है। देखो, एएनएम जो है ये जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। भैया जब भी कोई समस्या होती तो क्या होता है, अरे वो नर्स आ रही है ना, उस नर्स को बुला लो, अरे वो महिला को बुला लो, वो महिला सब करती है। हमारे यहाँ ही ऐसी कई सारी दीदी लोग हैं, अगर कोई समस्या दिक्कत होती है तो वो लोग आ जाती हैं। तो रीढ़ हड्डी मतलब कि एक सपोर्ट होना है ना, और सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये नहीं है कि भैया हम लड़की हैं, महिला हैं तो हम कम हैं, हाँ भैया पूरा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, एक जैसे सरकार और योजना जो जनता है उनके बीच पूरी तरह से इक्वलिटी के साथ काम करती हैं। और लिखा हुआ है कि जननी सुरक्षा योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम एएनएम की मदद से सफल होते हैं। देखो, जननी सुरक्षा योजना, अगर यहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही नहीं होंगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा, है ना। जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर जब बच्चा डिलीवर होता है तो अभी देखो हर एक इंसान, कोई ऐसा नहीं है, हर एक इंसान पुरुष के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो उनको क्या होता है, भैया हमें डिलीवरी करते वक्त महिला ही चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि डिलीवरी करते वक्त पुरुष डिलीवरी कराने लग गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी कहते हैं कि हमें महिलाओं से ही डिलीवरी करानी है। तो जननी सुरक्षा योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम एएनएम की मदद से सफल नहीं है, इनसे ही सफल होंगे। नेक्स्ट है कि एएनएम इज अ बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल एरिया। जो भी इंग्लिश के हैं वो ये पढ़ लें। शी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड स्कीम लाइक जननी सुरक्षा योजना एंड मिशन इंद्रप्रस्थ आर सक्सेस बिकॉज ऑफ एएनएम। ये उनके बिना सक्सेस नहीं होगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा अगर जो ये एएनएम ना हो तो। नेक्स्ट और लास्ट ये है कि निष्कर्ष और प्रेरणा क्या निकलती है, सेवा भाव, धैर्य और समर्पण से ही एक सफल एएनएम बनती है। आप गांव की स्वास्थ्य नायिका हैं, मतलब कि कंपैशन, पेशेंस एंड डेडिकेशन मेक अ सक्सेसफुल एएनएम, यू आर द हेल्थ हीरो ऑफ द विलेज। मतलब कि इनके बिना कुछ भी नहीं है, इनको ही सारी चीज़ें समर्पित हैं। ये इतनी चीज़ें जो मैंने आज के इस सेशन में बताया है, कुछ मिनट का वीडियो था, लेकिन जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा तो हमने सोचा भैया ये सब कुछ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एएनएम से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं कि भैया एएनएम का क्या रोल होता है, एएनएम की जो किट होती है उनमें क्या होता है, एएनएम कैसे काम करती हैं, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये कुछ एएनएम से रिलेटेड ऐसे पॉइंट थे जो आपको पता होने ज़रूरी हैं और कहीं ना कहीं आपको पता भी होंगे। बस इसी वजह से मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना के दिया है जिससे कि आप इनके बारे में भी जान लो। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हम थोड़े बड़े बड़े वीडियोज़ लेके आएंगे और कुछ बड़े बड़े टॉपिक लेके आएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ पढ़ते रहो, आपका एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पक्का बता रही हूँ। आप लोग मिठाई लेके आओगे, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।